हेलो बच्चों, मेरा और बनेंगे इसके 2 दिन वीडियो में, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो हमने बताया था कल आपको सक्रियता श्रेणी हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सक्रियता श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है और इसके जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है। 2-2 नंबर में सक्रियता श्रेणी क्या होती है समझाने के लिए आ जाता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे ये तत्व है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब ये जो तत्व धातुएं हैं, यहाँ पे ये सक्रियता श्रेणी जो है धातुओं के लिए है। किसके लिए है? धातुओं के लिए। धातुओं के लिए है, तो ये धातुओं के लिए है तो सॉरी एक मिनट बंद चला लो। क्रम में लिखने पर जो श्रेणी तैयार होती है, जो श्रेणी बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये हो जाएगी। अब यही धातु है, इनका क्रियाशीलता का घटता क्रम लिखा गया है। इस क्रम में बेटा ये त्रिक बनाई है मैंने। ये क्या बनाया है? त्रिक। आप इसको फेयर कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप इसको रफली लिखेंगे। आप इसको कहीं याद करने के लिए इस चीज को रफ में लिख लेंगे और बाकी आप इतना फेयर में लिखेंगे। आप ये कनक मांगे आलू जन, फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड। कनक मांगे आलू जन, देखो कनक मांगे आलू जन, फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड। समझ में आ गई बात? ऐसे लिख लेते हैं। समझ आ गई बात? इसको मैं त्रिक को मिटा देता हूं, आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये किस क्रम में है? क्रियाशीलता का घटता क्रम। ये जो क्रियाशीलता का घटता क्रम है, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता का क्रम घट रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी इनमें? तो ये है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी इसमें? तो ये है। समझ गए? दूसरे नंबर की सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम है। तीसरे नंबर की है, चौथे की है, पांचवें की है, छठे की है, सातवें की है, आठवें की है, नौवें की है, 10वें की है। अब कहें हाइड्रोजन और कॉपर से कौन अधिक क्रियाशील है? तो हाइड्रोजन क्रियाशील है अधिक कॉपर की अपेक्षा। जो जितना ऊपर है वो उतना अधिक क्रियाशील है, जो जितना नीचे है वो उतना ही कम क्रियाशील है। अब जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें और अगर यहाँ पे हम लेड लगा ले, नहीं तो हाइड्रोजन लगा दे, हाइड्रोजन लगा ले मान लो। अब ये कॉपर निकाल जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर को हटा देगा ये हाइड्रोजन। ये चीज अब समझ में आ रही है? इसीलिए हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा, चाहे हम आयरन रख लें यहाँ पे। देखो सक्रियता श्रेणी में कॉपर से आयरन ऊपर स्थित है, इसीलिए ये इसको हटा देगा। किसको? कॉपर को हटा देगा। अब मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं Fe आयरन सल्फेट, यहाँ पे ले लेते हैं जिंक। तो देखो आयरन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है आयरन से, तो जिंक जो होगा हटा देगा, आयरन को हटा देगा, है ना? आयरन को हटा देगा, आयरन की जगह जिंक आ जाएगा। समझ आ गई बात? अगर ऐसे दे दिया जाए कि यहाँ पे जिंक है फिर का आयरन डाल रहे हैं, तो ये अपक्रिया नहीं होगी, क्योंकि आयरन में उतनी क्षमता नहीं है, Fe में, लोहे में उतनी क्षमता नहीं कि जिंक को हटा सकते, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, जिंक को नहीं हटा सकती। बात समझ में आ गई? यहां पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे कह दिया जिंक या फिर आयरन जिंक के लवणीय विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। क्यों? यही लिखेंगे। जिंक सक्रियता श्रेणी में आयरन के ऊपर स्थित है, अतः जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन जिंक के लवणीय विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये 4 दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन अधिक क्रियाशील है। अब आपको सक्रियता श्रेणी याद है? क्या बोला मैंने? कनक मांगे आलू जन, फिर लेड है, लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर गोल्ड तो चांदी,
गोल्ड गोल्ड बोलते हो सोना, और Hg पारा होती है, इसको मरकरी बोलते हैं। इसको पारद भी एनसीईआरटी के बुक में पारद लिखा होता है, याद रखना। ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन, ये लेड है, ये आयरन है, ये जिंक है, ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम, ये पोटेशियम। ये नोट कर लेंगे। ठीक बेटा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैंने समझा दिया आपको। ठीक, ये सबसे अधिक क्रियाशील होती है, बीच वाली होती है। ये जो होती है ये स्वतंत्र रूप से मिल जाती है, ये आसानी से क्रिया। जैसे सोना होना है, इसमें बहुत जगह हम लिख रहे थे ना, ये उससे क्रिया नहीं करता, ये उससे क्रिया नहीं करता रासायनिक गुण में। चलो ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। ये सब नोट कर लेना बेटा। अच्छा, जो क्वेश्चन बोला मैंने हो सके तो वो भी नोट कर लेना, इच्छा हो। अब क्या पढ़ना है सर? अब तो ये कैसे बनते हैं, कोई धातु कोई अधातु से बनाते हैं यौगिक, ये चीज जानिए। कोई धातु कोई अधातु से कैसे क्रिया करे, तो वो चीज यहाँ पे समझनी। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कभी कभी। बिंदु आरेख द्वारा, इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख द्वारा NaCl की संरचना बताओ, ऐसे क्वेश्चन बना। तो वो कैसे बनाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख बनता है, वो सब बताते हैं। देखो 11 नंबर पे होता है सोडियम, परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है? 11 होता है, 11 होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1, सिखाया था मैंने। ठीक है, ये होगा। तो बाहरी कोश में, इसके तीसरे कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो एक बताओ, बाहरी कोश पूरक अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम आउटर रूल क्या कहता है? आउटर रूल कहता है जो बाहरी कोश होता है, आउटर सेल होता है हमारा, वो फील्ड होना चाहिए। फील्ड उसमें 8 भरे होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8 भरे होने चाहिए। अब इसको तीसरे को भरने के लिए क्या होना चाहिए? 7 मिले इसको। बताओ 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसको आसानी से देगा? सोडियम को दिमाग लगाओ, 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को कोई देगा? नहीं देगा। तो ये चाहेगा कि हम ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, क्या कर दे? त्याग कर दे। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो यहाँ कितने बचेंगे? 2 8। एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया, एक त्याग किया, इसलिए यहाँ पे क्या आया? प्लस। देखा, एक ही क्यों त्याग कर रहा है? यहाँ पे 2 होता 2 त्याग करता, एक है इसलिए एक त्याग कर रहा है। बात समझ में आ गई? मैंने बताया था एक दिन जब धातु धातु पढ़ा रहा तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों होता है ऐसा। यहाँ पे देख लो, जानने को मिल रहा है। चलो, बात समझ में आ गई बेटा? ऐसा होता है। अब इसके पास कितने, Na+ के पास कितने, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बच्चे बता ही नहीं पाते। बताओ Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है। वो कह देते Na- बना तो है, लेकिन Na- कहते हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। कैसे सर? इसके पास तो 11 होते हैं, इसके ऊपर प्लस आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। 11 होते हैं, एक कमी हो गई तो 10 बचे। अब यहाँ पे माइनस आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। 11 तो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 12 हो गए। समझ में आ गया बात? चलो, अब Cl क्या होता है सर? Cl तो 17 पे होता है। ये कितने पे होता है? 17 पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और कितना होगा? 7। अब सर ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये 8 पूरा करने के लिए 7 त्यागे अपने। 7 क्यों त्यागेगा? ये 7 क्यों त्यागेगा? इसको आसानी से एक मिल सकता है ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेता तो इलेक्ट्रॉन इधर दिखाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकालता तो इस तरफ। ये दायां पक्ष, इलेक्ट्रॉन निकाले तो दाएं तरफ, इलेक्ट्रॉन ले तो बाएं तरफ। इधर ले रहा है, ये यहाँ निकाल रहा है। ठीक, चलो अब क्या लिखेंगे इसमें? इस पर आ जाएगा -1, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 7 से 8 हो गया, एक ले लिया इसने, इसलिए माइनस आ गया। समझ आ गया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? ये नहीं आता तो आगे सिखा देंगे, छोटी क्लासों की बातें ऊपर बिठा दे थोड़ा सा। इतना चीज क्लियर हो गया ना? अब कैसे बनेंगे दोनों, कैसे मिलेंगे सर, यही जानना है। इसके इतना लिखने के बाद इसके नीचे लिखेंगे जो लिख रहे हैं। अच्छा, इसी के नीचे लिखेंगे Na आ जाएगा। अब जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते बेटा वही दिखाते हैं। बाहरी कोश में यहाँ पे देखो, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, इसको बिंदु से दिखा लिए। ठीक, प्लस Cl है, ये दोनों मिल रहे हैं ना, इन दोनों क्रिया से बनाता है NaCl। इन दोनों क्रिया से NaCl बनेगा ना बेटा।
सही बात की झूठ बात। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, इसके 7, तो 7 डार्ट दिखाएंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लिए। इसके पास एक की कमी है, 6, अब 7 हो गए ना। इसके पास एक की कमी, इसके पास एक की अधिकता, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एकदम से दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन एकदम से दे देगा, तो इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, और ये NaCl बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये R लगाते हैं हम यहाँ पे। अब तीर के कभी इधर वाली चीज, तीर के कभी इधर मत लिखना, तीर के इधर ही लिखना, ठीक है बेटा। तो कैसे लिख सकते हैं, Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और यहाँ पे Cl जो है, यहाँ पे कितने, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये डार्ट आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaCl बन गया। पता चल गया NaCl कैसे बनता है, धातु धातु क्रिया कैसे होती है। ये जो बना है यहाँ पे धन और ऋण चार्ज होते हैं इनमें, अगर इसको जल में डाल दिया जाए NaCl को, तो ये आयन में टूट जाएगा, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है, इसलिए ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक बोलते हैं। ये एक तरह का आयनिक यौगिक है, समझे। चलो लिख लेना, इसको मिटा देंगे, इतना ही लिखना है बस, निर्माण, ऐसे हिंदी में कुछ नहीं लिखना है, ऐसे कर देना। अब यही डालो आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, कंपाउंड बोलते हैं। चलो लिखो, जैसे NaCl लिखिए। अब लिखो इसकी परिभाषा, विपरीत आवेशित, देखो विपरीत आवेशित लिखो, विपरीत आवेशित, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा स्थिर वैद्युत बल, अब किसके द्वारा बनते हैं, स्थिर वैद्युत बल, इनके बीच आयनिक बांड बनता है। स्थिर वैद्युत बल या आयनिक बंध, बंध या आबंध, बंध या फिर आबंध, बंध या फिर आबंध लिख देंगे, आबंध द्वारा बंध कर स्थिर वैद्युत बल या कौन सा, आयनिक आबंध द्वारा बंध कर, आबंध द्वारा बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। चलो आयनिक यौगिक बनाते हैं, उदाहरण तो लिख ही लिया आपने, उदाहरण में NaCl डाल सकते हैं, ठीक, समझ आ गई बात। चलो अब देखो, अब आयनिक यौगिकों के गुण पढ़ो, गुण नंबर हेडिंग डाल लो, आयनिक यौगिकों के गुण हेडिंग डाल लो, आयनिक यौगिकों के गुण नंबर 1 लिखो, नंबर 1 ऐसे लिख लो, नंबर 1 लिखो, यह ठोस तथा कुछ कठोर होते हैं, यह ठोस तथा कुछ कठोर होते हैं, लिख लिया। अगला लिखो, आयनिक यौगिकों का दूसरा, आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक जिस पर कोई चीज गल जाए, क्वथनांक जिस पर कोई चीज बॉयल होने लगे, उबलने लगे, उच्च होता है। इनका क्वथनांक तथा गलनांक क्या होता है, अधिक या होता है या उच्च होता है। अगला पॉइंट लिखो, तीसरा, यह जल में विलेय, यह जल में विलेय होते तभी आयनों में टूटते हैं, जल में विलेय, परंतु कैरोसिन बोले मिट्टी के तेल, कामा पेट्रोल में अविलेय होते हैं। नंबर 4 लिखो,
सबसे बढ़िया चौथा पॉइंट, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में वैद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में वैद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। जब मतलब पानी में है या फिर पिघले हुए हैं, जब ये पानी में होंगे, पिघले होंगे, तभी इनमें धन और ऋण आवेश होगा। इनको NaCl गला दिया जाए तो Na+Cl- तो भी हो जाता है। जब इनमें मतलब आयन बने होंगे तभी विद्युत धारा बह सकती है, इलेक्ट्रॉन तभी फ्री हो सकता है। अगर ये ठोस ऐसे हैं, ऐसे नमक में सोचो तुम धारा बहेगी तो ऐसे नहीं बहती। अच्छा, ठोस में नहीं, गलित अवस्था में, ठीक है, बहती है। ठीक, इतना हो गया। चलो चलो ठीक, हो गए इनके गुण खत्म। अब पढ़ेंगे, अब जानेंगे बेटा जो धातुएं होती है ना, जो धातुएं होती है वो किस रूप में पाई जाती है। तो धातुएं किसमें पाई जाती है, किस रूप में? खनिज के रूप में। किस रूप में? खनिज पढ़ेंगे, फिर करेंगे अयस्क। तो हेडिंग डालो खनिज। और इसमें एनसीईआरटी बुक हो आप तो देख सकते हो, उसमें क्या देख सकते हैं आप बता सकते हैं। जैसे धातुओं की प्राप्त, धातुओं की प्राप्त बेटा, धातु प्राप्त एक खनिज के रूप में, एक अयस्क के रूप में। अयस्क, ठीक, ये मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, ये ओर्स, ठीक ठीक, ओर्स मिनरल्स। चलो देखो, पृथ्वी में जितने भी हमारी अर्थ में, हमारी पृथ्वी में जितने भी यौगिक अणु हैं प्रकृति वाले रूप में, जिस रूप में पाए जाते वो सभी क्या है? वो सभी खनिज है। तो ऐसे लिखो, पृथ्वी में पाए जाने वाले, पृथ्वी में पाए जाने वाले, पृथ्वी में पाए जाने वाले यौगिकों तथा तत्वों को खनिज कहते हैं। हो गया। अब यही डालो अयस्क को। खनिज ही अयस्क हैं, जो खनिज होते हैं वही अयस्क हैं। अब कौन से हैं कौन से नहीं ये जान लो। लिखो, जिन खनिजों में, लिखो इसमें अयस्क में लिखो, जिन खनिजों में धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा जिसे निकालना अधिक लाभकारी होता है, अयस्क कहलाता है। अयस्क, एक नीचे पॉइंट, सभी अयस्क खनिज होते हैं, मतलब एक खनिज से ही तो अयस्क है, जो खनिज है वही तो अयस्क है। मतलब ये हुआ सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क, पॉइंट में लिखेंगे, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक डालो गैंग। गैंग क्या बोलते हैं? अधात्री बोलते हैं। इसको लिखो, लिखो लिखो खनिजों में या अयस्कों में लिख लो, अयस्कों में लिख लो। अच्छा, अयस्कों में, अयस्क खनिज वही तो है। अयस्कों में रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, अयस्कों में रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग या अधात्री कहते हैं, जिन्हें गैंग या अधात्री कहते हैं। समझ आ गई बात? हो गया, लिख लिया। और क्या लिखा दूं आज मैं थोड़े से टाइम में, देख लेता हूं।
चलो भाजन लिख लेते हैं, भाजन इंपॉर्टेंट है, भाजन पढ़ लेते हैं, निस्तापन कल पढ़ेंगे, कल परसों में लेसन खत्म कर देंगे, है ना। लिखो भाजन लिखो, लिखो बेटा भाजन लिखो। देखो सल्फाइड अयस्कों को सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर, उच्च ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं, या ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस क्रिया को भाजन कहते हैं, इस क्रिया को भाजन कहते हैं, इस क्रिया को भाजन कहते हैं, इस क्रिया को भाजन कहते हैं। चलो उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखो, जितने हैं ये अलग से रिएक्शन पूछे जाते हैं। एक ये हो जाएगा, एक हम ले लेते हैं, और कौन ले लेते हैं, निकाल जाएगा। बैलेंस कर लो, बैलेंस करो बेटा, इसको बैलेंस करो, आप करो, हम दूसरा लिख रहे हैं। तब तक कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा कि SO2 रूप में बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये चीज होगा तब ऐसा होगा, SO2, ठीक है। क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यही तो भाजन है। कोई भी सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क हुए तो जिनमें सल्फर होता है, इनमें देखो सल्फर इसमें है, इसमें ये सल्फाइड अयस्क इनको वायु उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ऑक्साइड बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है, यही चीज तो भाजन है, यानी कि भाजन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर ले लेते हैं क्यूप्रस सल्फाइड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भाजन करवा देते हैं इसका, तो क्यूप्रा का ऑक्साइड बन जाता है। अब जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसको क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अपक्रिया करके फिर कॉपर दे देता है SO2, ये सल्फर जो हो वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। एक रिएक्शन और यहाँ से पूछा जाता है बेटा, मरकरी का सल्फाइड जो है, ये भी इसका विभाजन पूछा जाता है, इसका विभाजन पूछा जाता है, ये भी ऑक्साइड बनाएगा, इसका भी CO2 के रूप में बाहर निकलेगा, और ये भी आगे चल के क्रिया कर लेगा। और जो HGS है ये आगे चल के क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन में ऐसे ही टूट जाता है, खास बात है। Hg दे देगा और O2 दे देगा, समझे बेटा, खास बात है। ये रिएक्शन अलग अलग से पूछे गए 2019 वाले पेपर में, आपके NCERT में ऐसे ही रिएक्शन दे दिया उसने। बताओ ये करके दिखाओ, जिंक सल्फाइड का भाजन करके दिखाओ, है ना। ये मरकरी सल्फाइड का या क्यूप्रस सल्फाइड का भाजन करके दिखाओ, ऐसे रिएक्शन पूछ लेगा तो मरकरी वाला ये, कॉपर वाला ये और जिंक वाला ये, तीनों मैंने करा दिए, पूछे गए तीनों रिएक्शन। ये भाजन के उदाहरण है, ये नंबर 1 उदाहरण है, ये नंबर 2 उदाहरण है, ये नंबर 3 उदाहरण। समझ गए बेटा जी। अब बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लो, करके दिखा दो। चलो अच्छा करके दिखा देता हूँ। जिंक 1 है, जिंक 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन देखो 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 है तो क्या करें हम, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ 2 लगा देते, 4 हो गए। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। चलो अपने ट्रिक अपने मेथड से करते, जिंक देखते हैं, जिंक हो गया। चलो फिर धातु देखते, सल्फर हो गया। ऑक्सीजन करने के लिए क्या करें हम बेटा, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब जिंक देखो, फिर स्टेप 1 पे आओ, जिंक 1 है, जिंक 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे लगाओ। अब देखो सल्फर 2 हो गए तो सल्फर के लिए 2 यहाँ पे लगाओ, सल्फर के लिए 2 यहाँ पे। अब ऑक्सीजन देखो, सल्फर वगैरह बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो 4 तो 6 हो गए, यहाँ पे 3 लगा दो, हो गए बैलेंस। चलो अब यहाँ पे देखो, कॉपर देखो 2 है तो कॉपर 2 है, और सल्फर देखो 1 है तो 1 है, ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 लगाओ। तो यहाँ पे 2 लगाए। अब स्टेप 1 पे पहले फिर से आओ। अब कॉपर कितने हो गए, 4, तो यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगा दिए। अब कॉपर कितने हो गए, 4, सल्फर देखो 2, तो सल्फर इधर 1 है तो यहाँ 2 लगाओ, सल्फर 2 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, 2 दूनी 4, 2 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 लगाओ, हो गए 6। चलो अब ये वाला देखो, कॉपर 2 है, कॉपर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 नहीं, कॉपर यहाँ पे 4 है, कॉपर यहाँ पे
दो एक ही है तो यहाँ पे 4 लगाओ। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 लगाओ। चलो अब आगे देखो, सल्फर यहाँ पे कितने हैं, 1 तो वहां पे 1। अब ऑक्सीजन गड़बड़ है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। कॉपर देखो 2 दूनी 4, 2 6, यहाँ पे 6 लगाओ फिर। अब बैलेंस हो गया। Hg 1 है तो Hg 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 3 है, 3 है तो यहाँ पे 2 लगाओ। यहाँ पे 2 लगाया मैंने तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। सल्फर 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा सल्फर 2 करने के लिए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हो गए इधर, 4 2 6 हो गए तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो Hg 1 ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 हो गए, Hg भी 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, हो गया बैलेंस। चलो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आप लोग अपने दोस्तों को भेजेंगे, वो भी पढ़ेंगे। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें आप शेयर कर दिया करें।